हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों? 7 मिनट्स केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग चला रहे हैं इस वक्त केमिस्ट्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के पार्ट 2 को लेकर के हाजिर हैं। जिसमें मैंने आपसे कहा था कि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा सा नीट वाले बनाने में मेहनत मशक्कत की है, तो उनके उस मेहनत मशक्कत का सम्मान करते हुए हमने एक अलग सा 10 क्वेश्चन के अराउंड हैं जो थोड़े से ठीक ठीक क्वेश्चन हैं, उनको हम अलग से डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, तो अगेन बिना समय गंवाए हम लोग आइए फिर से फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये रहा। 0.24 ग्राम ऑफ वोलेटाइल गैस अपॉन वेपराइजेशन गिव्स 45 ml वेपर एट एनटीपी। व्हाट विल बी द वेपर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस? ठीक है, तो एक अपने पास कोई गैस है और गैस ये हीट कर दिया गया होगा, तो ये वोलेटाइल गैस है, तो ये किसी चीज में वेपराइज हो गई होगी और इसने जब वेपर बना लिया होगा, ठीक है, तो आप सोचिए कि जितने मोल इसके रहे होंगे वही मोल तो वेपर में कन्वर्ट हुए होंगे ना, तो मोल तो सेम ही रहे होंगे। और हमें पता है बेटा मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। और मोल का एक फॉर्मूला और होता है गैसियस किसी भी सब्सटेंस के लिए वॉल्यूम डिवाइड बाय 22400 ml। ठीक है, एक फॉर्मूला तो मोल का ये हो गया। और दूसरा बेटा हम लोगों ने देखा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वेपर डेंसिटी। तो दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो इस मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे हम लोग, या मॉलिक्यूलर मास की जगह पे हम लोग 2 इंटू वेपर डेंसिटी भी पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा मास डिवाइड बाई 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22400 ml। अब हम लोग क्या करें, मास की वैल्यू पुट करेंगे। कितना लिखा है, 0.24 ml, 0.24 सॉरी ग्राम, है ना। तो ये हो गया। नीचे लिखा है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी फाइंड आउट करना हमें, इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 45 ml, और नीचे है हमारे पास 22400 ml, है ना। तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और हमें वेपर डेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, चलिए फटाफट से बताइए। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इसको डिवाइड कर देंगे, तो 22400 इंटू 0.24 डिवाइड बाई 45 इंटू 2, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम ये दशमलव हटा देंगे, 20 यहां से गायब कर देंगे, इसको हम कर देंगे 12 कर देंगे। ठीक है, इसको 12 कर देंगे। और अगर मान लेते हैं इसको अप्रॉक्स हम 48 मान लेते हैं इसको 48 है, तो ये 4 टाइम हो जाएगा, 4 टाइम ये हो जाएगा, तो इसको हम कट कर देंगे, तो ये 5 6 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो 48 किया हमने, अगर 45 करेंगे तो 56 से वैल्यू ज्यादा आएगी, और 56 से वैल्यू ज्यादा आएगी तो हमारे पास एक ही आंसर है 59.93। तो ये हमारा अप्रॉक्स में आंसर हमने 56 लिया, जो कि ये 45 था, इसको 48 करके लिया। अगर ये 45 ही रहेगा, यानी कि डिनोमिनेटर थोड़ा कम रहेगा, तो ओवरऑल वैल्यू थोड़ी ज्यादा आएगी, तो आंसर विल बी थोड़ा सा 56 से ज्यादा। ठीक है, ये आंसर हो गया। Second one is if Avogadro number Na is changed from 6.022 to into 10 raised to the power 23 mole inverse to 6.022 into 10 raised to the power 20 mole inverse, this would change. Okay? तो पहला ऑप्शन है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। ओके, तो देखो बेटा, अभी तक हम ऐसा जानते हैं, मान लेते हैं हमारे पास 1 मोल कार्बन एटम है। ठीक है, 1 मोल कार्बन है अपने पास, तो इसका जो मास, मतलब जब हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास टोटल कितने एटम होंगे, इसमें Na पार्टिकल होंगे, है ना, Na पार्टिकल होंगे। ठीक है, और आपको पता है कि 1 मोल Na के इक्वल है। ठीक है बेटा, एकदम क्लियर, सबको पता है 1 मोल Na के इक्वल है, इसमें किसी को कोई एम्बिग्यूटी नहीं, कोई ऐसा शिकायत नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर ये Na के इक्वल है और आपने Na की वैल्यू ही चेंज कर दी, तो फिर मोल की वैल्यू भी चेंज हो जानी है, बिना किसी डाउट के चेंज हो जानी है। क्लियर? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, और जब मोल की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो आपको पता है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, कितने एटम होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे, वो सब चेंज हो जाएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 1 मोल चेंज होने से, मतलब एवोगैड्रो नंबर चेंज होने से 1 मोल में जो मास आएगा वो मास भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एकदम क्लियर कट ये बात है। ठीक है, पहले में तो कोई डाउट ही नहीं है। सेकेंड लिखा है द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीशीज टू ईच अदर इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन। बेटा आज तक कभी कोई इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आपने किसी से पूछा कि एवोगैड्रो नंबर क्या है?
कभी नहीं। आप बस ये देखते हैं कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए, बस यही तो होता है ना। तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। थर्ड वन इज द रेशियो ऑफ एलिमेंट टू ईच अदर इन अ कंपाउंड। अब आप सोचिए जैसे आपने CO2 लिखना है, तो CO2 में कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो सिंपल स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो आ रहा है वो 1:2 आ रहा है। इसका इस बात से क्या लेना देना कि एवोगैड्रो नंबर कितना हो गया। मान लेते हैं नया एवोगैड्रो नंबर कुछ हो ही गया, तो वो तो दोनों के लिए सेम ही होगा ना बेटा, और जब दोनों के लिए सेम होगा तो रेशियो तो फिर भी वही रहेगा। तो रेशियो में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एंटिटी जो क्वांटिटी दोनों के लिए सेम अमाउंट में वेरी करती है उसका रेशियो से क्या फर्क पड़ सकता है। इस वजह से ये आंसर भी इनकरेक्ट हो गया। लास्ट वन, द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम। अब ग्राम में क्या यूनिट होगा उससे क्या फर्क पड़ना चाहिए, एवोगैड्रो नंबर चेंज होने पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। एवोगैड्रो नंबर चेंज होने पर डायरेक्ट अगर किसी पर इफेक्ट पड़ेगा तो किस पर पड़ेगा, मोल पर पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए सिलिंड्रिकल वायरस। तो एक वायरस है जो कि कैसा है, सिलिंड्रिकल वायरस है, और इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया गया है। पहले मैं अपने बच्चों को स्पेसिफिक वॉल्यूम थोड़ा समझा दूं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को यही समझने में दिक्कत होगी। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 डेंसिटी। ठीक है, और हम सब जानते हैं बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाई मास। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, देखो ऊपर वॉल्यूम की यूनिट लिखनी है तो मान लो हमने सीसी लिख दिया, नीचे मास की यूनिट लिखनी है तो हमने ग्राम लिख दिया, तो सीसी पर ग्राम ऐसा करके कुछ भी इसकी यूनिट हो सकती है। तो सबसे पहले सब लोग तो ये समझ लें स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। ओके डन। अब हमारे पास एक सिलिंड्रिकल वायरस है बेटा, और जिसका स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन है और रेडियस गिवन है बेटा इसकी। ठीक है, तो अगर ये है ऐसा तो यहाँ पर इसका रेडियस गिवन है। ठीक है, ये ऐसा है तो इसकी ये रेडियस गिवन है, और ये रेडियस इज इक्वल टू कितना गिवन है बेटा, यहाँ पर 7 एंगस्ट्रॉम। अगर ये 7 एंगस्ट्रॉम है तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 10⁻⁻10 मीटर लिख सकते हैं, या फिर 7 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, साथ में इसकी लेंथ गिवन है, तो यहां से यहां तक की इसकी जो लेंथ है वो गिवन है हमें बेटा, और लेंथ इज इक्वल टू कितना है, 10 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 10 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो हमें ये पता चल गया। अब अगर कोई इसका वॉल्यूम निकालने की बात करें बेटा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, πr²L। ये किसका वॉल्यूम होता है बेटा, एक सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²L होता है। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालने की बात करूं बेटा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7, आर स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 7 इंटू 7, 10⁻⁻8 का भी डबल मतलब स्क्वायर, ये हो जाएगा 10⁻⁻16। ये पाई आर स्क्वायर हो गया, इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, अब आपको होता है पाई की तो कोई यूनिट होती नहीं है, आर स्क्वायर की यूनिट और एल स्क्वायर की यूनिट मतलब सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो जो कुछ आएगा यहाँ पर हो जाएगा 154। ठीक है, ये 22 इंटू 7 कितना आ गया, 154 इंटू ये 16 और ये 8 कितना आ गया, -24। ठीक है, ऐसा आ गया, तो -24 कर सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं, और अपने पास एक 10 और है यहाँ पर, तो ये -23 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, एक सेकेंड थोड़ा क्लियर कर दूं मैं, तो ये हो जाएगा -23। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई वॉल्यूम की। ठीक है, तो ये आ गया, क्या आ गया आपका, ये वॉल्यूम ऑफ वन वायरस। ठीक है, अब मुझे बताइए बेटा, अगर एक वायरस का वॉल्यूम इतना है, Na की वैल्यू आपको गिवन है, तो मुझे बताइए कि 1 मोल वायरस की वैल्यू 1 मोल वायरस का वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल वायरस is equal to 154 into 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 6 इंटू 10⁻23। क्लियर, यही होगा, सबको कंफर्म समझ में आ रहा है बेटा। ये आ गया 1 मोल वायरस का वॉल्यूम आ गया। हमसे पूछा जा रहा है बेटा कि इसका मॉलिक्यूलर वेट बताइए। क्लियर है, तो अब आप मुझे बताइए स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें पता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है,
यहां पर देखो क्या लिखा, वॉल्यूम डिवाइड बाई मास, और ये क्या आ गया आपका वॉल्यूम। तो क्या मैं इससे वेट निकाल सकता हूं? आप देखिए यहां पर इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा बेटा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ वन वायरस डिवाइड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वन वायरस आपने अभी कितना फाइंड आउट किया, ये लिखा है 154 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइड बाई ये आपका वन मोल वायरस का आ गया 154 इंटू 10⁻⁻23 इंटू, सॉरी स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका कितना आ गया वो, एक सेकेंड, इसको ऐसा करना पड़ेगा, यहां पर ऐसे कर लीजिए। तो ये 1 मोल का वायरस आ गया, अब सुनिए 1 मोल वायरस का ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 वायरस, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 1 मोल वायरस का कितना है बेटा, 154 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 6 इंटू 10⁻23 एंड डिवाइड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है बेटा इसका, उसकी वैल्यू रख दीजिए 6.02 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये तो ऐसे इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये ऑलमोस्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही तो होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको आप पर मोल के हिसाब से सॉल्व करना है, तो आपका आंसर जो ऑलमोस्ट करके आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15.4 kg पर मोल के आसपास आ जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका हो जाएगा सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ Cp एंड Cv इज इक्वल टू ऑफ अ गैस एक्सिस 1.4। देखिए एक वैल्यू होता है बेटा गामा, गामा इज इक्वल टू Cp बाई Cv, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये हो गया। और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 1.4, यानी कि हम बोल सकते हैं 7.5, ठीक है। और गामा की वैल्यू अगर आपकी आ जाती है 5/3 के आसपास आ जाती है, तो ये गैस होती है मोनो एटॉमिक, और अगर 7/5 या 1.4 के आसपास आ रही तो ये एक डाई एटॉमिक गैस को रिप्रेजेंट करती है, डाई एटॉमिक गैस को रिप्रेजेंट करती है, क्लियर। तो पहले तो ये पता चल गया कि हमें एक डाई एटॉमिक गैस है। अब कह रहा है कि अपने पास द नंबर ऑफ एटम ऑफ गैस एक्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ इट। अब देखो बेटा 22.4 लीटर अगर अपने पास गैस है तो ये 1 मोल ऑफ दैट गैस को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है बेटा। अब लेकिन हमारे पास गैस कितना है 11.2 लीटर है, तो ये रिप्रेजेंट करेगी हाफ मोल ऑफ गैस एक्स को रिप्रेजेंट करेगी। अब अगर आपका मोल आ गया, ठीक है, तो आप मोल में क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल आ जाएगा, ऐसे में सिखाता है अभी तक। और अगर आपको एटम निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, मोल इंटू Na इंटू एटम के एक्चुअल नंबर। अब मोल आपका कितना है 1/2, Na की वैल्यू कितना है 6 इंटू 10⁻23 और एटम कितने हैं 2 हैं, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आपका कितना आ जाएगा 6 इंटू 10⁻23, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा, समझ में आ गया सबको अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 cc N2O एट NTP कंटेन्स। अब देखिए 1 cc का मतलब हुआ कि 1 ml, ठीक है। अब हम सब जानते हैं बेटा कि 22400 ml में कोई भी गैस का 1 मोल होता है ना। तो आप बताइए कि 1 ml में टोटल 1/22400 मोल हो जाएंगे। तो अब मोल की वैल्यू मुझे आ गई, पता चल गई, ठीक है। अब मान लेते हैं मुझे मोल से पहले मॉलिक्यूल निकालना है, तो पहला पॉइंट हम पहले मॉलिक्यूल निकालेंगे। जब हमें मोल पता चल गया तो पहले तो हम लिख लें प्राइम मोल क्या है अपने पास 1/22400 इतना मोल है। मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं हम लोग, मोल इंटू Na करके निकालते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1/22400, ठीक है, इतना आ गया, ये मोल है आपका, इंटू Na कितना है अपने पास 6 इंटू 10⁻23, ठीक है, ये आपका आ गया। अब देखिए क्या मॉलिक्यूल की वैल्यू यही दी गई है 6.023 डिवाइड बाई 22400 10⁻23, तो मॉलिक्यूल की वैल्यू तो बिल्कुल करेक्ट है।
अब उसके बाद हम लोग देखते हैं एटम कितने हैं इसमें। ठीक है, एटम कैसे निकालते हैं हम लोग, जो भी आपका मॉलिक्यूल आया हुआ है उसमें n से मल्टीप्लाई कर दिए, एंड n इज द नंबर ऑफ एटम। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 1/22400 इंटू 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, और एटम कितने बेटा N2O में टोटल 3 एटम है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर। तो 6 इंटू 3 कितना हो गया, 18 हो गया। और यहाँ पर एटम में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 1.8। ठीक है, तो अगर ये 18 हो गया बेटा, तो इसको हमने क्या कर लिया 1.8 में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो गया 10⁻22 हो गया। तो यहाँ पर 10⁻22 कर दिया, नीचे हो गया 22400। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसका भी जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट यही आएगी, 1.8 डिवाइड बाई 224 इंटू 10⁻22। अब तीसरा क्वेश्चन है, चलिए इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। आपको मैंने सिखा रखा है बेटा, सबसे पहले मोल निकालिए, फिर मॉलिक्यूल निकालिए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, टोटल जितने इलेक्ट्रॉन है काउंट करके उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका मोल कितना है बेटा 1/22400। ठीक है, और मॉलिक्यूल निकालने के लिए 6 इंटू 10⁻23 इंटू, अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो N2O में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन बताने हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, तो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 7, 2 नाइट्रोजन है तो 7 + 7, प्लस ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 + 7 14, और 14 + 7 8 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से, इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और जब मैं इधर 22 और 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, लगभग ये यही आ जाएगा 132 के आसपास। तो यानी कि ये जो हमारा आंसर है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब हमारे सारे आंसर करेक्ट हैं, इस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a mixture of 2.3 gram of formic acid and 4.5 gram of oxalic acid treated with concentrated H2SO4. The evolved gas mixture is passed through the KOH pellet. Weight of the remaining product at STP will be। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे, HCOOH है, ये फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, अब जब हमने इसमें किसके साथ ट्रीट किया, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ, तो बेटा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी कि काम क्या करेगा, ये वाटर निकालने का काम करता है। तो अगर वाटर जाएगा तो H2O, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, तो क्या बचेगा CO + H2O बच जाएगा। ठीक है, और एक ये काम हो गया। ठीक है, अब मुझे बताइए HCOOH एक्चुअल में कितना दिया गया है 2.3 ग्राम, तो ये हो जाएगा 2.3 ग्राम। अब आप देख रहे हैं कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है और इसका 1 मोल बन रहा है। वाटर तो एब्जॉर्ब कर लिया गया कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के जरिए, केवल क्या बचा 1 मोल CO। तो जितने मोल COOH लिया होगा आपने, उतने ही मोल आपका CO बना होगा। और जब तक हम CO के मोल नहीं बता लेंगे तब तक हम CO का मास कैसे बताएंगे। तो यहां पर हमें मोल देखना पड़ेगा। अब हमें देखना पड़ेगा कि HCOOH का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है बेटा। ठीक है, तो आप देखिए हाइड्रोजन कितना होगा 1, 2 हाइड्रोजन है तो 1 + 1, कार्बन का कितना होगा 12, ऑक्सीजन का कितना होगा 16 + 16 यानी कि 32। ठीक है, तो कितना हो गया 30 + 10 40, और 40 और 2 3 1 4, तो ये हो गया 46 के आसपास आ गया। ठीक है, देख लीजिए सब लोग, समझ में आ रहा है। ठीक है, 46 आ गया, तो ये लगभग 23 का जस्ट डबल होता है 46। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/20, तो 1/20 मोल आ जाएगा। तो इससे ये भी कितना बनेगा 1/20 मोल बन जाएगा बेटा। ठीक है, ये पहला पोर्शन कंप्लीट हुआ अपना। दूसरे पे आते हैं। अब हमने क्या लिया है बेटा, और देखो जरा यहाँ पर, ये ऑक्जेलिक एसिड लिया। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा H2C2O4। H2C2O4 को, या फिर अगर मैं सही से रिप्रेजेंट करूं इसको, तो मैं ऐसे लिखूंगा ऑक्जेलिक एसिड, सब लोग ध्यान से देखें, COOH सिंगल बॉन्ड COOH। तो जब मैं इसको कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराऊंगा बेटा, तो क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो वाटर का फॉर्मूला सबको दिख रहा है H2O। ठीक है, तो वाटर निकल गया, साथ में क्या बना, देखो यहां से बड़े प्यार से दिख रहा होगा CO बनेगा। ठीक है, ठीक है, क्या बनेगा CO बनेगा, तो CO हो गया। साथ में क्या बनेगा CO2 बनेगा, तो CO2 लिख दिया हमने। ठीक है, ये लिख दिया।
अब मुझे देखना है कि H2C2O4 एक्चुअल में कितना अमाउंट कितना दिया गया, 4.5 ग्राम। तो मास इसका 4.5 ग्राम है। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इस बैलेंस इक्वेशन का कहता है कि 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड से 1 मोल वाटर, 1 मोल CO एंड 1 मोल CO2 बनता है। अब देखो बेटा, वाटर इज एब्सॉर्ब बाय कांस्टेंट H2SO4, और वाटर कोई गैस नहीं है, वो तो लिक्विड है। गैस तो यहाँ पर CO2 एंड CO है, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, इसका अब मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालिए, कितना आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा आपका 90। सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये भी जब हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1/20। इसके 1/20 से इसका कितना बन जाएगा, 1/20 मोल बन जाएगा बच्चा, है ना। ये पता चल गया। वाटर तो एब्जॉर्ब हो चुका है। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि जब ये गैसियस मिक्सचर बना तो इसको हमने पास किया थ्रू KOH पैलेट्स। KOH पैलेट का फंक्शन समझिए, इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 गैस। ये CO2 गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होता है। तो अगर हमने KOH पैलेट मिला दिया या मतलब यूज कर लिया तो ये KOH इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो ये तो गया काम से। अब क्या बचा, केवल CO बचा। ऊपर भी क्या बचा, केवल CO बचा। अब मैं कह रहा हूं इस मिक्सचर में टोटल CO कितने बने, कितने बचे फाइनली, तो 1/20 प्लस 1/20, तो टोटल 1/10 मोल CO बने, ठीक है। अब बेटा इतने इतने CO बन गए। अब मुझे बताइए मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। मुझे मास निकालना है, मतलब वेट निकालना है। तो मास कितना हो जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर वेट इनटू मोल। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, कार्बन कितना होता है बेटा 12 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है बेटा 16 होता है। तो 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 28 इंटू 1/10, तो ये हो जाएगा 2.8 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन ग्राम में पूछ रहा है वेट, तो 2.8 ग्राम विल बी करेक्ट आंसर। तो आंसर विल बी थर्ड, ठीक है। समझ में आ गया सबको। क्या क्या चीजें बेटा इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। कॉन्सनट्रेट H2SO4 यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जब कभी भी वो यूज होगा तो रिएक्टेंट से क्या करेगा, वाटर निकाल के एब्जॉर्ब कर लेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या ध्यान रखना है हमें, अच्छा हाँ, CO2 अगर गैस कहीं पर बन रही है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन। मतलब कहीं से अगर CO2 गैस निकल गई तो डिकार्बोक्सिलेशन, कहीं से वाटर निकल गया तो डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है इसमें, KOH पैलेट्स का हम यूज करते हैं CO2 गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। अब AgNO3 को मिक्स्ड किया है इन्होंने, मिक्स्ड विद किसके साथ, NaCl के साथ। तो क्या बन जाएगा बेटा, AgCl बनता हुआ दिख रहा है एंड NaNO3 बनता हुआ दिख रहा है। अब उन्होंने बोला है बेटा कि केवल हमने AgNO3 का 50 ml लिया है, ठीक है, और साथ में उन्होंने बोला है कि इसका भी हमने केवल 50 ml लिया है। क्लियर, ऐसा ही लिखा है, मैं तो अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं रहा हूं। अब आप मुझे बताइए जो AgNO3 है इसका 16.9% का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 16.9 ग्राम ऑफ AgNO3 is present in 100 ml of solution। यही तो मतलब हुआ बेटा। तो मुझे बताइए 100 ml सॉल्यूशन में 16.9 है, तो 50 ml सॉल्यूशन में कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8.45, ठीक है, इतना ग्राम हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से मुझे इसका सब लोग बताइए, NaCl का बताइए, कितना लिया हम लोगों ने NaCl, 5.8%। तो 5.8% का मतलब हुआ 5.8 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो बेटा 50 ml में कितना प्रेजेंट होगा, इसका हाफ हो जाएगा, और इसका हाफ कितना हो जाएगा, आप देखिए इसका हाफ कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2.9 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो मुझे वॉल्यूम से ये पता चल गया कि एक्चुअल में इसका मास और इसका मास कितना है। क्लियर है। अब अगर दोनों का मास पता चल गया तो मैं दोनों के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके इसका एक्चुअल में मोल फाइंड आउट कर लूं। सबसे पहले इसका मोल निकालते हैं। इसका मोल कैसे होगा, गिवन मास 8.45 डिवाइड बाय मोलर मास। और मोलर मास कैसे निकालेंगे, Ag का होता है 108
प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ठीक है 14, और ऑक्सीजन का कितना होता है 3 इंटू 16, ये हो जाएगा 48, और 48 प्लस 10 कितना हो जाएगा 58, और 58 प्लस 4 कितना हो जाएगा 58 प्लस 4 कितना हो जाएगा 62, और ठीक है, तो ये हो जाएगा 162 आ जाएगा, तो यहाँ पर 162 लिख दिया हमने, ठीक है। इसी तरह से इसका हम निकाल लेंगे मोल, ठीक है, इसके मोल फाइंड आउट कर लेंगे। इसका मोल कैसे आएगा, अमाउंट कितना है इसका 2.9, और मोलर मास इसका कितना हो जाएगा, क्लोरीन कितना 58.5 होता है ना इसका, तो 58.5 कैसे, क्लोरीन का 35.5 और सोडियम को 23, तो हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई। क्लियर बेटा, समझ में आ गया दोनों। अब हमें देखना है दोनों के मोल कितने होंगे, वो मोल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। देख लो कितने कितने मोल आएंगे दोनों के, ठीक है। जब मोल पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा किसके मोल कम है, उससे क्या कंफर्म हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है आपका। क्लियर। और अगर लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया बेटा सबको, तो हमें ये देखना है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो अगर वो उतना मोल है तो उतने ही मोल वो क्या बनाएगा, AgCl को भी बनाएगा। तो बस इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो कुछ आपका ऐसे 3.5 ग्राम के आसपास, शायद या 7 ग्राम के आसपास कुछ आ जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, है ना। सिंपल कैलकुलेशन यार, खुद से कर सकते हो, ठीक है। मैंने तरीका बता दिया कि पहले हम कैसे वॉल्यूम से मास पर जाएंगे, मास से मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके मोल निकाल लेंगे, दोनों के मोल फाइंड आउट करने के बाद देखें किसके मोल कम है, जिसके मोल कम है वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो इसका जितना मोल होगा उसके मोल से इसका इतना मोल बन जाएगा। मतलब जितना मोल हमारा भी आ रहा है कैलकुलेट करने पर, उसके उतने मोल से उसका भी उतना ही मोल बनेगा। और जब उसका मोल पता चल गया तो हमसे क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट। तो AgCl का अगर आपको मास निकालना है तो क्या करेंगे, मोल इंटू मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपने आप आंसर आ जाएगा मोल का, ठीक है। तो इस तरह से फाइंड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट इट शोज दैट 10 ml ऑफ 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड। तो एक अपने पास है बेटा क्लोराइड, ठीक है, और ये कितना है 10 ml है और 0.05 मोलर है, क्लियर। और दूसरा हमारे पास क्या है भाई, AgNO3 है, AgNO3 है, और AgNO3 हमारा कितना है 10 ml है और 0.1 मोलर है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, दोनों का मिली इक्विवेलेंट निकाल लेता हूं, मिली इक्विवेलेंट निकाल लेता हूं। मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जो भी आपका मतलब m इंटू वी, मिली इक्विवेलेंट मतलब m इंटू वी निकाल लेता हूं। तो आ जाएगा 10 इंटू 0.05, यानी क्या आ जाएगा 0.5, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा 10 इंटू 0.1, तो ये आ जाएगा 1। क्लियर बेटा, समझ में आ गया अच्छे से। तो बेटा आपने देखा यहाँ पर दोनों के मिली इक्विवेलेंट आ गए, क्लोराइड के भी AgNO3 के। जब हमने मिली इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया तो हमने ऐसा पाया कि क्लोराइड का जो मिली इक्विवेलेंट है वो AgNO3 की मिली इक्विवेलेंट का हाफ है, या फिर AgNO3 का मिली इक्विवेलेंट क्लोराइड का डबल है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने कोई कंपाउंड बनाया, HClN बना लिया, ठीक है, और प्लस हमने लिख दिया AgNO3। अब चूंकि मुझे पता है ये इसका मिली इक्विवेलेंट क्या है, क्लोराइड के मिली इक्विवेलेंट का डबल है, तो मुझे इसको इसके आगे 2 लिख दिया मैंने, है ना। अब मैं अगर इसको बैलेंस करने की कोशिश करूंगा तो एक तो बन जाएगा XNO3 बन जाएगा, प्लस दूसरा बन जाएगा 2AgCl। अब आप खुद ही देखो, अगर n की वैल्यू अगर मैं 2 लिख दूंगा तभी जाकर के बैलेंस हो पाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, XCl2 बन जाएगा, और ये आपका XCl2 आंसर है। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन है 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो Na2CO3 है बेटा, जो कुछ भी गिवन है इसके बारे में वो पहले आप नोट कर लीजिए। Na2CO3, इसका मास गिवन है आपके पास 25.3 ग्राम, ठीक है। और इसका मोलर मास कितना गिवन है Na2CO3 का 106, तो ये 106, ये इसका क्या आ गया बेटा, मोल आ गया, ठीक है। और हम इसकी मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल ऑफ सोल्यूट आ गया बेटा 25.3 डिवाइड बाय 106 इंटू वॉल्यूम कितना है 250, और उसको हम लीटर में रखेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये लगभग 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ करके आ जाएगा 0.955 के आसपास आ जाएगा, इतनी मोलरिटी आ जाएगी 0.955 के आसपास, ठीक है।
अब बेटा अगर मैं एक Na2CO3 ले लूं और इसे मैं ब्रेक करना चाहूं तो ये ब्रेक होगा 2Na प्लस में प्लस CO3 माइनस 2 में। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि अगर ये 0.955 मोलर है तो ये उसका कितना होगा, डबल होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.955 और ये अगर 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है ना? तो ये कितना होगा 0.955 मोलर ही होगा और ये उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका डबल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 2501 आ गया, ये 1 आ गया और ये 19, तो 1.910 मोलर एंड 0.955 मोलर। और ऐसा आंसर हमें 1.910 मोलर ये बी वाले में दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड in the production of 273 kg of aluminium metal from bauxite। बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3 हो जाएगा। ठीक है, और हमने इसकी रिएक्शन करा दी तो बनेगा Al बनेगा प्लस CO2 बनेगा। अब आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो आप यहाँ पर ले लीजिए 3C ले लीजिए, 2Al ले लीजिए, तो ये 4Al हो जाएगा और 3CO2 हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। क्लियर? और पूछ रहा है मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड, तो कार्बन एनोड का मास के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और जबकि दिया गया है 270 kg ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, तो इसके बारे में दिया गया है कि इसका यूज हमने 270 kg किया है। ठीक है, अब आप देखिए कहने का मतलब इस बैलेंस इक्वेशन से हमें ये देखना है कि हमें जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग कार्बन एंड एल्यूमिनियम में ही रिलेशन बताना है। तो आप ऐसे कहेंगे कि 4 मोल एल्यूमिनियम से कंज्यूम होता है 3 मोल कार्बन एनोड, है ना? तो 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए कंज्यूम होगा 3/4 मोल कार्बन। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमारे पास एल्यूमिनियम है कितना मोल। एल्यूमिनियम का मास दिया गया है, मोल तो दिया नहीं गया है। तो आइए सबसे पहले इसका हम मोल निकाल लें। ठीक है, तो इसका मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास कितना बेटा 270, केजी में है तो ग्राम में चेंज करेंगे, तो इनटू 1000 डिवाइड बाई मोलर मास एल्यूमिनियम कितना होता है 27, तो 27 कर दिया, तो ये ऐसे कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 10, टोटल कितना आ गया 1000, तो ये आ गया 10000, इतने मोल आ गए बेटा इसके। तो मुझे बताइए कि फिर इसके 1 1 2 3 4 मोल एल्यूमिनियम से कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 1 2 3 4 मोल कार्बन कंज्यूम होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब अगर इतना मोल कंज्यूम होगा तो हमसे मोल तो पूछ नहीं रहा हो, तो मास पूछ रहा है बेटा, तो मास हम कैसे निकालेंगे, मास इज इक्वल टू होता है मोल इंटू मोलर मास या फिर एटॉमिक मास। मोल आपका आया है 3/4 इंटू 10⁴ इंटू मोलर मास कार्बन कितना होता है 12 होगा, तो ये 12 होगा। अब ये 3 टाइम्स ये 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, तो 9 इंटू 10⁴। ठीक है, ये ऐसा कुछ आ जाएगा और 9 इंटू 10⁴ ग्राम में आएगा आंसर आपका। ठीक है, तो आप इसको 1 2 3 4 ऐसा ग्राम में लिख सकते हैं या फिर 90 किलोग्राम भी लिख सकते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 90 किलोग्राम। डन, क्लियर हो गया, एकदम अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, कोई भी डाउट हो एक बार देख लो, समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, तो अब हमने क्या कंप्लीट कर लिया, नीट के जितने भी टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 51 क्वेश्चंस अभी तक आए हुए थे, सबका सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिया है, अच्छे से समझ लिया है, सीख लिया है। एक दो ऐसे क्वेश्चन थे जिसका कैलकुलेशन मैंने आपके ऊपर छोड़ रखा है, उसको कंप्लीट कर लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में खूब जम के पार्टिसिपेशन अपना दिखाना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चंस या ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन या इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो सबका पार्टिसिपेशन मस्ट है इसमें। ठीक है, सीरीज को जितना अच्छे से हो सके एक दूसरे के साथ शेयर भी कीजिए ताकि सबको इस बात का फायदा मिल सके, क्योंकि बहुत कम प्लेटफॉर्म है जहां पर सही रेलेवेंट तरीके से सही क्वेश्चन का डिस्क्राइब करके बच्चे को आंसर तक पहुंचाया जाने की कोशिश की गई हो। ठीक है, तो चलिए फिर वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश खरोश के साथ, और नया चैप्टर अपना जब भी स्टार्ट होगा, जो भी स्टार्ट होगा, ठीक है, वो हो सकता है पीरियोडिक टेबल हो या फिर पीरियोडिक टेबल ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अब आपसे विदा लेते हैं। ठीक है, अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू बच्चों।